₹5,65,000 में अगर आपको एक 7 सीटर कार मिल जाए, ऑफ कोर्स बेस मॉडल एक शोरूम प्राइस है, बट अगर टॉप मॉडल लेने की इच्छा है कि हमको तो गाड़ी में सारे फीचर्स चाहिए, तो एक मोस्ट अफोर्डेबल कार है टॉप मॉडल ₹8,93,000 का। बहुत कम गाड़ियाँ होती हैं जिनके टॉप मॉडल वैल्यू फॉर मनी होते हैं, बट इस गाड़ी का है। ये है आपकी निसान की ग्रेवाइट। इंडियन मार्केट में इसे लॉन्च करे हुए टाइम हो गया है। आप चाहें तो इसको सीएनजी में भी परचेज कर सकते हो, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ में भी परचेज कर सकते हो। जो मेरे साथ में मॉडल है ये मैनुअल गियरबॉक्स के साथ में है और इसकी प्राइस ₹8,35,000 है, यानी कि 50-60 हज़ार रुपये ज़्यादा देके आप इस मॉडल का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी ऑप्ट कर सकते हो। अब बात ये है कि क्या ये 7 सीटर कार है, प्रैक्टिकल है, रिलायबल है, परचेस करनी चाहिए। अगर ऑन रोड लेते लेते लगभग 10 लाख 10 हज़ार 10 लाख 20 हज़ार रुपये के आसपास आएगी, तो क्या इतने पैसे इसके ऊपर खर्च करने चाहिए या नहीं, मैं आपको एक एक चीज़ें इस डिटेल वॉक अराउंड और रिव्यू के अंदर बताता हूँ। तो इस पूरे डिटेल रिव्यू के अंदर आप लोगों को एक कंप्लीट ओवरव्यू दे देता हूँ गाड़ी का, और फिर चलते हैं ड्राइव पे और ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। देखो, दिखने में गाड़ी अच्छी लगती है, सब 4 मीटर कैटेगरी में आती है, दैट्स व्हाई टैक्स थोड़े से कम है और इस गाड़ी की प्राइस काफ़ी अच्छी रख दी है। फिर उसके बाद में निसान जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा अब अलग अलग गाड़ियाँ लेके आने वाले हैं, एक्सपैंड करने वाले हैं, इसलिए उनका ये भी है कि एक अफोर्डेबल 7 सीटर कार की कमी है, तो इंडियन मार्केट में उससे दे दी जाए। और उसमें भी उन लोगों ने जिस हिसाब से ये लुक्स वगैरह दिए हैं, मतलब किसी एंगल से ऐसा नहीं लगता है कि ये गाड़ी जो है वो सस्ती है या अफोर्डेबल कैटेगरी में आती है। मतलब लुक्स बहुत ही प्रीमियम इसके रखे गए। सबसे पहले देखो, ग्रेवाइट यहाँ पर लिखा हुआ है मैट ग्रे फिनिश में, निसान का लोगो, ग्रिल काफ़ी अच्छी है। देन उसके बाद में प्रोजेक्टर एलईडी लाइट्स दे दी गई हैं, टर्न इंडिकेटर हैलोजन में और डे टाइम रनिंग लाइट्स दी हुई हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि डे टाइम रनिंग लाइट्स को इंडिकेटर बना दिया, उसको सेपरेट रखा गया है। फिर नीचे फॉग लैम्प भी दिए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि फॉग लैम्प नहीं है, और ये भी एलईडी के अंदर दिए हैं। फ्रंट में पार्किंग सेंसर जो है वो भी आपको मिल गए हैं। तो मतलब ओवरऑल काम की सारी चीज़ें आपको फ्रंट में मिल जाती है। 2 वाइपर है और यहाँ से जो है वो आपका वॉशर स्प्रे होता है। अब आते हैं साइड में, पहले चलो इंजन की बात करते हैं। तो इसमें आपको 1 लीटर इंजन मिलता है नेचुरली एस्पिरेटेड, और उसी को आप ऑटोमेटिक में और सीएनजी में भी आप ऑप्ट कर सकते हो। बाकी उसके बारे में पावर एंड ऑल सभी चीज़ें जो है वो ड्राइव के टाइम पे बात करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो व्हील आर्च आपको दिए गए हैं। अगेन इसका ये लाइक प्लास्टिक क्वालिटी भी जो है वो सही रखा गया है। 15 इंच का टायर है, 185/65 R15, और ये जो है वो आपका व्हील कैप है, एलॉय व्हील नहीं है। फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक है। 182 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस है, 182-185 mm के आसपास में सही साट है, सब जगह से निकल जाती है, कोई परेशानी असन सच नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती है। साइड से देखने में एमपीवी लुक आता है, फ्रंट से देखने में प्रीमियम गाड़ी लगती है, पीछे से भी काफ़ी प्रीमियम जो है वो इसकी अपील लगती है। अब साइड में और तो देखो रिक्वेस्ट सेंसर की कमी है, दैट्स इट, बाकी तो सब चीज़ें हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज रिक्वेस्ट सेंसर का काम नहीं पड़ता है। ये गाड़ी इतनी सही है कि इसके अंदर ये की फॉब आता है, लॉक अनलॉक, लैंप ऑन करना है और बूट अनलॉक करना है। इसके जैसे ही आप गाड़ी के पास में आते हो गाड़ी अनलॉक हो जाती है, और दूर जाते हो तो लॉक हो जाती है, और ये इतना सीमलेसली वर्क करता है, कभी प्रॉब्लम आती ही नहीं है इसके अंदर। तो लिटरली ये चीज़ बहुत अच्छी है। अब निसान मैग्नाइट में भी ये सेम चीज़ें और वो बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। ठीक है, अब ऊपर आपके पास में रूफ रेल्स हैं, ये वर्किंग नहीं है, मतलब शो के लिए है। पीछे आप देखोगे स्टॉप माउंट लैंप है, वाइपर है, डिफॉगर, और फिर आपका ये क्या बोलते हैं स्प्रे भी है। रियर टेल लैंप काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में दिए गए हैं, एलईडी लाइट्स हैं, टर्न इंडिकेटर, बैकलाइट। फिर आपके पास में पीछे कैमरा है, और कैमरे के साथ साथ में ये रहा कैमरा। नंबर प्लेट लाइट हैलोजन में है, ग्रेवाइट यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड देन ओपन करेंगे तो 84 लीटर का बूट है। इस सीट को, एक सीट को अगर मैं फोल्ड करता हूँ तो यहाँ पर ये बन जाता है अराउंड 320 लीटर का, और इसको अगर मैं फोल्ड करता हूँ तो लगभग ये 340 लीटर के आसपास जो है वो बूट स्पेस क्रिएट हो जाता है। और चाहें तो आप इस सीट्स को निकाल के घर पे भी रख सकते हो, अगर आप 4-5 लोग ही जा रहे हो तो, और यहाँ पर आप अच्छा खासा स्पेस जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इनको वापस ऊपर कर देते हैं। बाकी जब आप 7 लोग बैठे हो गाड़ी के अंदर तो फिर बूट स्पेस जो है वो 84 लीटर का मिलता है, और वो भी जो है वो पूरा लिप तक ऊपर तक जो है वो काउंट करा हुआ है। इसको करते हैं क्लोज, ओके, ठीक है, बड़ी आराम से लग जाता है। पीछे पार्किंग सेंसर्स, कैमरा, सब चीज़ें एमिनिटीज़ आपको मिल जाती है। मड फ्लैप लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर टॉप मॉडल में। अब मैं आपको उस तरफ से एक बार बैठ के बताता हूँ, और साथ ही और भी एक्सेसरीज जो है वो इस गाड़ी में बढ़िया मिल जाती है आपको। ठीक है, जैसे ये सॉफ्ट कुशन वगैरह हैं, ठीक है, इनको आप पीछे भी ऐसे चाहो तो यूज़ कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो ऐसे लगा के बैक की तरह, और नीचे रख के भी अगर ऐसे यूज़ करना है तो भी, मतलब नीचे रख के तो खैर कोई सेंस बनता नहीं है, ऑफ कोर्स इसी तरीके से यूज़ करोगे तो ये काम के हैं, बढ़िया है, मतलब इनकी कुशनिंग वगैरह अच्छी है। मैं इसको अभी डालता हूँ उधर, और यहाँ से आपको बताता हूँ कि पीछे वाली सीट्स का क्या सीन है। ओ अब एक और चीज़ है, अभी क्या है कि और कोई यहाँ पर बैठा नहीं है, तो इस सीट्स को पूरा पीछे कर दिया था। मैं 1 मिनट आगे करता हूँ इसको। तो अब इन सीट्स को मैंने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया है कि देखो यहाँ पर भी स्पेस बढ़िया है, यहाँ पर भी मैं बैठ सकता हूँ। तो इसको मैं करता हूँ फोल्ड। अच्छी लगी है गाड़ी, ये पता नहीं क्यों जब भी मैं शूट करना आता हूँ यहाँ के बैठ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर भी बैठ के जाया जा सकता है, ओके,
मतलब सही स्पेस है। छोटे बच्चे तो बहुत ही आराम से बैठ जाएंगे, बट अगर इमरजेंसी हुई तो बड़े एडल्ट भी यहाँ पर बैठ के जा सकते हैं। मतलब 4 मीटर में, सब 4 मीटर कैटेगरी में इतनी मतलब सही तरीके से स्पेस को यूटिलाइज करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर पीछे 2 बड़े बड़े AC वेंट है और लिटरली बहुत ही बढ़िया फ्लो है AC का। 1 लीटर का इंजन है और कई बार 1.5 लीटर वाले इंजन की मैं गाड़ियाँ चलाता हूँ, उनमें भी इतना बढ़िया फ्लो जो है वो नहीं आता है। यहाँ पर हैंडल बार दिए हुए हैं, पीछे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, दैट्स इट। यहाँ पे और कुछ नहीं है एज एन सच, बॉटल होल्डर वगैरह। बाकी सीट की कुशनिंग वगैरह अच्छी है और ये भी एडजस्टेबल फंक्शन के साथ में ये दोनों हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। अब ये देखो पूरी पोजीशन सेम है। मैं बाहर आता हूँ, सीट को वापस से डाउन करता हूँ और आपको बताता हूँ यहाँ पर बैठ के। इस सीट को पीछे कर दिया थोड़ा ऐसे, यहाँ पे देखो यहाँ पर भी स्पेस अच्छा है और ऐसा नहीं है कि इधर ही अच्छा है, इधर भी बैठ के बता देता हूँ। उस सीट को भी मैंने पूरा अच्छा ऐसे पीछे करा हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं बैठ पा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे लैग रख नहीं रहे, लेग रूम अच्छा है, नी रूम अच्छा है, थाई सपोर्ट बढ़िया मिल रहा है, तो यहाँ पर बैठ के जाया जा सकता है। हम्प वगैरह भी बिल्कुल कुछ ना के बराबर ही है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, यहाँ से आप AC की स्पीड जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये आपका कूलिंग मतलब एक काइंड ऑफ फ्रीज बोल सकते हो। यहाँ पे अपनी चिल्ड रख सकते हो, आपकी जो भी ये होती है क्या बोलते हैं कोक वगैरह है, आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखनी, वो आप वहाँ पे यहाँ पे आराम से रख सकते हो। ठीक है, और JBL के स्पीकर्स आते हैं गाड़ी में। ये देखो JBL के स्पीकर्स हैं। ये विंडो जो है आगे से लॉक है शायद, और ये AC वेंट फिर यहाँ पर डन है। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स, आर्म रेस्ट ऑफ कोर्स नहीं है। मैं कंप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज जिस प्राइस में इतनी सारी चीज़ें, ये सॉफ्ट कुशनिंग और ये ड्यूल टोन में, जैसे यहाँ पर लेदर वर्क हो गया ये, और फैब्रिक वर्क, फिर ब्लू कलर की स्टिचिंग, मतलब ये ओवरऑल जो लेआउट ही दे दिया ना, वही अपने आप में बड़ी बात है कि इस प्राइस में पता नहीं कैसे कंपनी ये सब चीज़ें आपको ऑफर कर रही है। अब यहाँ पर सीट हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आती है। अगेन JBL की ब्रांडिंग। यहाँ से फ्यूल लीड आप ओपन करेंगे, यहाँ से हेडलाइट लेवलर है ये, और यहाँ से आप ओपन करेंगे इधर नीचे से ये दिया हुआ है बोनेट। 3 पैडल है नीचे। मेरी गाड़ी मैनुअल है। यहाँ पे सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, ORVM के कंट्रोल्स, फोल्ड अनफोल्ड यहीं से हो जाते हैं। लॉक करते हैं, लॉक अनलॉक होती है गाड़ी, तब भी फोल्ड अनफोल्ड जो है वो सब हो जाते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आती है। रीच जो है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो इसकी। ठीक है, बाकी स्टीयरिंग फील काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसे अच्छा लगता है इसको पकड़ने में, होल्ड करने में, बिकॉज जो लेदर यूज़ करा है मटेरियल अच्छा है, स्टिचिंग्स वगैरह दी हुई हैं। यहाँ पे कई सारे स्विचेज़ हैं जिसमें सोर्स वगैरह चेंज करना है, वॉल्यूम कम ज़्यादा, वॉइस कमांड के स्विचेज़ हैं, सॉन्ग वगैरह चेंज करना है तो। एंड देन उसके अलावा यहाँ पर आपके पास में क्रूज़ कंट्रोल भी आपको मिल जाता है। ठीक है, और इधर आपके पास में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है डिजिटल कंप्लीट, और इसमें भी आपके पास में मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर आप देखो तो ऐसे ये मल्टीपल डिस्प्ले जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग आ रहा है, वो पंचर मैंने करवा दिया सही, बट उसको रीसेट करना है। ऑडोमीटर यहाँ पर है, इधर आपका इंजन टेम्परेचर है, उधर आपका फ्यूल लेवल जो है वो दिखा रहा है। फिर यहाँ पर आपके पास में स्क्रीन है, एंड्रॉइड और एप्पल कार्ड पे आप कनेक्ट कर सकते हो इसके अंदर। और जो सेटिंग्स हैं उसमें कुछ ऐसा सच बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, और जो है वो भी बहुत ही ईजिली जो है वो एडजस्टेबल फंक्शन के साथ में, मतलब आप ईजिली सब चीज़ें ये एडजस्ट कर सकते हो। एक बार आपने इसको चला लिया ना तो आपको मतलब ऐसे याद हो जाएगा कि हाँ यार क्या कहाँ क्या था। कैमरा जो है वो पीछे का आप चाहो तो यहीं से चालू कर सकते हो, उसकी भी ब्राइटनेस और वो सब चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो। बेसिक म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाता है। पार्किंग चाइम ऑन ऑफ करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। डिफॉगर है ये, फिर आपका लॉक अनलॉक बटन, सेंट्रल लॉकिंग बटन, हैजार्ड लैम्प का स्विच, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना है। मैनुअल AC है, बढ़िया है, और क्या चिल्ड कर देता है, मतलब सही है इसकी AC की क्वालिटी। फ़ोन रखने के लिए स्पेस, वायरलेस चार्जर, टाइप A पोर्ट, कोई भी टाइप C पोर्ट नहीं अनफॉर्चुनेटली कार के अंदर। स्टार्ट स्टॉप बटन, और यहाँ से आपका क्रूज़ कंट्रोल ऑन ऑफ आप करेंगे। थोड़ा सा और स्पेस है, 2 कप होल्डर, और ये तो मैं आपको बता ही चुका था, पीछे से भी एक्सेस हो जाता है, यहाँ से भी एक्सेस हो जाता है बड़े आराम से। फिर उसके बाद में ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा है साइज़ में, और एक नहीं 2 ग्लव बॉक्स, लाइक फॉर्च्यूनर में जैसा मिलता है वैसे आपको यहाँ पे 2 ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं। ऊपर मैनुअल ये IRVM, यहाँ पर लाइट वो भी वाइट कलर की है। पीछे भी लाइट थी, बताना भूल गया, ये देखो वाइट कलर की लाइट जो है वो यहाँ पर आपको मिलती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये वैनिटी मिरर भी दिया हुआ है। इधर आपके पास में अगेन एक क्या बोलते हैं कार्ड होल्डर है, और ऊपर ये माइक भी अगर आप फ़ोन में बात करते हैं तो। एंड ये भी कुशनिंग वगैरह जो है वो आप ऐसे ले सकते हो, हेड सपोर्ट, मतलब सोना है तो आराम से यहाँ पर ऐसे, बट इधर मैं रिकमेंड नहीं करता। बट हाँ, अगर आप ओके हो कि आपके साइड में सो रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता है, तब यहाँ किसी को सुलाना, अदरवाइज़ पीछे बोल देना कि भाई तू पीछे जाके बैठ जा, हम आगे ड्राइव कर रहे हैं। तो ड्राइव में बिल्कुल भी कंसंट्रेशन लूज़ नहीं होना चाहिए। 100% आप श्योर हो तो बात अलग है। दैट्स इट। अब चलते हैं और ड्राइव करके मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि ओवरऑल गाड़ी कैसी, फिर कंक्लूजन पे आते हैं कि किन को लेनी चाहिए, किन को नहीं लेनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं और निसान ग्रेवाइट को चला के देखते हैं कि ओवरऑल चलाने में गाड़ी कैसी है। बट उससे पहले मैं एक बार इंजन बे जो है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। देख लो एक बार इंजन बे कैसा है। 1 लीटर का काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का नेचुरली एस्पिरेटेड 3 लीटर इंजन है ये। ठीक है, 71 हॉर्स पावर, 96 Nm का टॉर्क निकालता है। यहाँ पे इंसुलेशन प्लेट लगी हुई है।
और अब चलते हैं। देखो अंदर बैठना उतरना बहुत आसान है, जस्ट बिकॉज की गाड़ी की जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, तो परफेक्टली जो है वो बैलेंस रखी गई इसकी हाइट को भी। देन उसके बाद में एक और चीज़ अच्छी लगती है कि इसका डैशबोर्ड लेआउट जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब बैठने में ऐसे नॉर्मल बहुत ज़्यादा ऐसे बेसिक सा फील नहीं होता है, अच्छा लगता है, मतलब सही लगता है, सेटल लगता है। स्क्रीन है यहाँ पर, आपके एसी के कंट्रोल्स हैं, बाकी सारे क्रूज़ कंट्रोल वगैरह स्विचेस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अर्गोनॉमिकली भी कार जो है वो सॉर्टेड ही है, कोई दिक्कत परेशानी ऐसा सच नहीं आती है आपको, ठीक है। एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको, क्रॉल मोड भी आता है गाड़ी के अंदर, कुछ लोग बोलते हैं बाद में। क्लच पे से पैर हटाया, रेस दी नहीं है, ठीक है। 7-8 की स्पीड पे जो है वो कार क्रॉल कर रही है, सेकंड गियर मैंने डाल दिया। ओ ओ ओ ओके, 15 की स्पीड पे क्रॉल कर रही है, गुड टू गो। जैसे आप एक्सेलरेट करते हो, इंजन का नॉइज जो है वो केबिन में हल्का फुल्का जो है वो आता है, आपको सुनाई, दैट्स इट, बाकी कोई ऐसा नॉइज़ वगैरह नहीं आता है। तो अर्गोनॉमिकली कार सॉर्टेड है। व्यूइंग एंगल की बात करें, सही है, ORVM IRVM से डिसेंट व्यू आ जाता है। हाँ, अगर 4-5 लोग बैठे हैं पीछे, 7 लोग बैठे हैं, तो शायद थोड़ा सा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, बाकी तो ओवरऑल कोई ऐसा परेशानी सच नहीं होती है। और बाकी लाइक ओवरऑल मतलब आपको ये पीछे कैमरा मिल जाता है, 360 कैमरा जो है वो नहीं मिलता है, ऑप्शनल, मतलब अगर आप चाहो तो लगवा सकते हो, बट ऐसे जो है वो गाड़ी में पर्टिकुलर नहीं आता है 360 कैमरा। स्टीयरिंग बहुत लाइट है तो चलाना काफ़ी आसान लगता है सिटी में, मतलब बहुत स्मूथ फील होती है गाड़ी कि इजीली जो है वो आप चला लोगे, निकाल लोगे कहीं से भी। और नेक्स्ट कंफर्टेबल है, सीट्स काफ़ी अच्छी हैं, सीट का रिक्लाइन एंगल वगैरह एडजस्ट हो जाता है, पीछे कोई अगर थर्ड रो में नहीं बैठा है तो उनको निकाल सकते हो, तो प्रैक्टिकल भी है गाड़ी। और जिस प्राइस पॉइंट पे आती है ना, और कोई गाड़ी नहीं है जो इतनी बढ़िया आपको रूमी केबिन ऑफर करे और ये सब चीज़ें आपको मिल जाए। अब बात करते हैं इंजन की। देखो इंजन 1 लीटर का ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। अगर आप सिंगल पर्सन ट्रैवल कर रहे हो तो शायद आपको थोड़ा सा लग सकता है कि कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, 1-2 जने बैठे हैं, आराम से गाड़ी भाग रही है, ये सब चीज़ें हो रही है। बट अगर आप 5-7 लोग बैठे हो ना, तब थोड़ा सा आपको अंडर पावर जो है वो फील होगी गाड़ी। मोस्टली जो है जब आपको ओवरटेक वगैरह करने पड़ेंगे तब आपको बार बार डाउन शिफ्ट वगैरह करना पड़ेगा। बट अगर आप नॉर्मली सिटी वगैरह में चला रहे हो तब आपको सफिशिएंट पावर मिल जाती है। वहाँ आपको कोई पावर डिलीवरी वगैरह जो है वो कम नहीं फील होने वाली है कि पावर वगैरह कम महसूस हो रहा है, ठीक है। अभी जैसे ये देखो, उठने में थोड़ा सा ऐसा टाइम लगाती है, वो हल्का फुल्का तो रहेगा। देखो यार, अब मतलब लाइक ऐसा तो है नहीं कि आपको यहाँ पर 100-150 VHP की पावर मिल जाएगी 7-8 लाख रुपए के अंदर। तो जितनी जो है वो पावर मिल सकती थी, जितनी चीज़ें आपको यहाँ पर हो सकती थी, उतनी सफिशिएंट है। तो ओवरऑल इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा केबिन के हिसाब से एसी सही चल रहा है, इंजन सही लग रहा है, बार बार एसी कट ऑफ वगैरह वाली फील भी नहीं हो रही है कि अगर गाड़ी रुक रही है तो एसी कट ऑफ हो गया या वो सब चीज़ें। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो आपको मतलब सिटी में मान के चलो 10-12 के आसपास आराम से दे देगी। अगर आप बहुत अच्छे से चलाते हो तो 12-13 के आसपास भी निकाल लोगे। हाईवे पे गाड़ी जो है वो 15-16 के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो आपको देने वाली है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ चलाओगे तो बात अलग है, बट अगर आप आराम से चलाने वालों में से हो कि हाँ ठीक है 80-90 की स्पीड के आसपास, 100 के आसपास चला रहे हो, तब तो बहुत बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो आपको मिल सकती है। तो ये सभी चीज़ें फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड है। बाकी तो मोस्टली कंफर्ट है, गाड़ी में स्पेस बहुत अच्छी है, ओवरऑल मतलब लाइक यूजेबिलिटी के हिसाब से अच्छी है, प्रैक्टिकल है। फैमिली को कहीं जाना है, आराम से आप बाहर जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, अच्छा खासा लगेज लेके जा सकते हो अगर 5 लोग जा रहे हो तो पीछे, क्योंकि पीछे स्पेस बहुत बढ़िया है ना। और वहीं अगर आप 7 लोग जा रहे हो तो आप सुबह से शाम की ट्रिप प्लान कर सकते हो। थोड़ा बहुत अगर लगेज है तो वो पीछे आप रख दो, या बाकी ऐसे पाँव वगैरह में नीचे लेग में जो है वो रख सकते हो। बाकी तो अगर किसी को 7 लोगों को बैठ के जाना है तो फिर तो मुश्किल है, रीज़न बीइंग कि फिर और सामान रखने की जगह नहीं होती। वो सारे 7 सीटर में यही इशू रहता है। आप कोई भी गाड़ी ले लो, 7 सीटर में ऐसे बहुत कम ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनमें स्पेस प्रॉपर आपको मिलती है, ठीक है। मैं एक बार आपको RPM भी चेक करवा देता हूँ। देखो RPM ज़्यादा रहते हैं इसके थोड़े, बट इट्स ओके। अब लाइक वो अपने आपके हाथ में नहीं है। अगर अभी मैं जैसे 85 के आसपास चल रहा हूँ तो ऑलमोस्ट क्लोज टू जो है वो ये गाड़ी 5th गियर में और 3000 RPM का मार्क जो है वो टच कर चुकी है। 90 की स्पीड पे 3000 RPM पे चल रही है। तो आप इस गाड़ी को मोस्टली जो है वो 90-100 के आसपास ही चलाओगे। इसकी इच्छा नहीं होगी आपकी कि 121 मतलब लाइक 110-120 पे क्रूज़ करो। कभी करना है तो आप कर लिया, वो फिर 3500-4000 RPM तक चले जाएगी और उतने RPM पे रैव करने का कोई सेंस बनता नहीं, आपको अच्छा फील नहीं होगा। बट हाँ, ये 2,500-3,000 RPM तक रैव करता है इंजन, तो कोई परेशानी नहीं होती है। टर्बो इंजन में थोड़ा सा लगता है कि RPM ज़्यादा अच्छा जा रहे हैं। नेचुरली एस्पिरेटेड जो है वो रैव हैप्पी इंजन होते हैं, तो इनमें कोई परेशानी ऐसा सच नहीं होती है। इनको मतलब बनाया ही इस तरीके से जाता है, इनको कोई वो लोड नहीं रहता है ज़्यादा RPM वगैरह का। तो ये सारी चीज़ें, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो चीज़ें तो जो है वो कई सारी यहाँ पर आपको मिल जाती है, कोई परेशानी नहीं आती है आपको।
और बाकी सस्पेंशन सेटअप स्मूथ है। ख़राब रास्तों में स्पेशली जो है वो इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाईवे पे तो अच्छी है ही, ख़राब रास्तों में भी गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। मतलब बिल्कुल आपको गड्ढे वगैरह ऐसे फील नहीं होते हैं। और ये चीज़ मेरे को इस गाड़ी की बहुत अच्छी लगती है कि राइड क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है। राइड और हैंडलिंग भी मतलब लाइक मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि हैंडलिंग ख़राब है, बट हैंडलिंग भी जो है वो सही है। आराम से आपको लेन चेंज वगैरह आपको जो भी करना है वो ईजिली जो है वो आपको हो जाता है, सब चीज़ें ऐसे मैनेज हो जाती है। आप मतलब स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा सा लाइट ज़रूर फील होगा आपको हायर स्पीड पे, बट स्टिल अगर आप सिटी में चला रहे हो ना तब तो स्टीयरिंग आपको एकदम आराम देगा कि यार क्या सही है यार, एकदम इजीली मतलब इतनी बड़ी ऐसी गाड़ी में आराम से जो है वो मनूवर कर पा रहा हूँ, तो ये आपको अच्छा भी लगने वाला है। फिर ब्रेकिंग बाइट्स अच्छी है, बट वही है कि थोड़ा सा और बेटर जो है वो ब्रेकिंग बाइट्स हो सकती थी, बिकॉज गाड़ी जो है वो चल तो जाती है स्पीड पे, फिर रुकने में हल्का सा टाइम लगाती है। तो ओवरऑल मतलब ऐसा है कि आप जब ड्राइव करना स्टार्ट करोगे तो आपको बेसिक जो है वो आदत हो जाएगी कि कब आपकी ब्रेकिंग जो है वो कितनी लेगी गाड़ी और किस हिसाब से कितनी दूरी पर जाके रुकेगी, तो वो अंदाज़ा जो है वो आ जाता है गाड़ी को चलाते चलाते। तो यही सभी चीज़ें हैं। बाकी तो मेरे को तो ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट पे ज़्यादा कमियां निकालना अच्छा लग नहीं रहा है। तो जितनी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। ओवरऑल ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था इस गाड़ी को चलाने का। और जो एक और दूसरी ब्रांड है इंडिया में, मतलब लाइक मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उसी गाड़ी से जो है वो प्लेटफॉर्म शेयर हो रहा है, बट नो डाउट जो है वो ये पर्टिकुलर मतलब लाइक निसान ग्रेवाइट जो है वो थोड़ी सी प्रीमियम लगती है बाहर से अंदर से, एंड ओवरऑल जो है वो फील अच्छी है गाड़ी की। तो मेरे को कोई कंप्लेन जो है वो एज सच इसमें नहीं है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अब भी अगर कुछ रह गया मुझसे, गियर शिफ्टिंग जो है वो भी स्मूथ है। मतलब ये गियर स्लॉट वगैरह आराम से हो जाते हैं, कोई परेशानी गियर स्लॉटिंग वगैरह में भी नहीं आती है। तो और मेरे को स्पेशली जो है वो ये स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ पर बैठने का। तो ड्राइवर के लिए से लेग रूम जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो ऑल गुड, मतलब लाइक मेरे हिसाब से तो मेरा मतलब पॉजिटिव ही है इसके साइड में। अगर किसी को लेना है ना तो आप ले सकते हो, टाइम पे सर्विस करवाते रहो और चलाते रहो गाड़ी को। दैट्स इट। बस हाँ, ये पता कर लेना कि आपका लाइक नियरेस्ट शोरूम पे सर्विस वगैरह आपको कैसी मिल रही है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, एक प्रैक्टिकल रिव्यू ओवरऑल मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, आपको मज़ा आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और कौन कौन सी गाड़ी की देखने नीचे कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसे ही गाड़ियों की, चाहे छोटी हो बड़ी हो, लग्जरी हो, स्पोर्ट्स कार हो, वीडियो लेके आता रहता हूँ। ड्राइव सेफ गाइस, राइड सेफ।